Hello, my dear students. I am Varun Srivastav, your physics teacher. और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। तो देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है, ये इसको समझेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर का जो नाम है वो हमें क्या बताता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट। It is the branch of physics in which we study about the electric charges and their interactions at rest. मतलब कि ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके जो भी इंटरेक्शंस हैं, यानी दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो भी फोर्स लगता है या उनके कारण कोई जो सिस्टम क्रिएट हुआ है, उस सिस्टम की कितनी एनर्जी है वगैरह वगैरह, और भी कई चीजें, उन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एज यू कैन सी द डेफिनेशन ऑन योर स्क्रीन, what is a charge? It is the intrinsic property of matter due to which it produces electric field around itself in rest state and creates magnetic field along with the electric field in dynamic state. मतलब क्या हुआ, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जो चार्ज है वो क्या है, मैटर नहीं है। चार्ज क्या है, मैटर नहीं है। पहली चीज दिमाग में सेट कर लो, चार्ज मैटर नहीं है। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है। किसकी, मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक बार वापस देख लीजिए। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी है, तो ये देखिए, अगर चार्ज क्या है, तो देखिए चार्ज को पहले तो शो किससे करते हैं, तो चार्ज को शो करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, दोनों से शो कर सकते हैं हम, कि चाहे कैपिटल क्यू से शो करें या आप स्मॉल क्यू से शो करें। अब इसके तीन केसेस देखना। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस क्या है कि अगर क्या हो, जब चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो। चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो, तो क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगी। तो चार्ज रेस्ट में होने का मतलब है वो मैटर जिसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, मैं हमेशा यही बोलूंगा, चार्ज मूव कर रहा है या चार्ज रेस्ट में है, इसका मतलब चार्ज कोई मैटर नहीं हुआ। चार्ज क्या है, उस मैटर की प्रॉपर्टी है जो डायनेमिक स्टेट में या रेस्ट स्टेट में है। क्लियर। चलिए देखिए, तो अगर फर्स्ट केस ले रहे हैं कि जब वो रेस्ट में है चार्ज, तो क्या होता है, तब क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होती है। तो और साथ में क्या होता है कि जब ये रेस्ट पोजीशन में रहता है तो अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको पता होगा, आपने ये सब कुछ आपने 11th क्लास में पहले ही पढ़ लिया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए। वेक्टर और स्केलर क्या होता है, ये भी डिफरेंस आई थिंक आप जानते होंगे। तो नहीं जानते तो चलिए जान ले पहले, स्केलर और वेक्टर क्या होता है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसके साथ हमें डायरेक्शन शो नहीं करना पड़ता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी उनको कहते हैं जिसके साथ हमें डायरेक्शन भी शो करना पड़ता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम कैपिटल ई से शो कर रहे हैं, और उसके ऊपर एक वेक्टर का ये जो साइन है ना, या जो हम एरो का एक सिंबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल जनरेट करता है। ठीक है, सेकंड देखिए, अगर क्या हो, सेकंड केस, कि अगर ऐसा हो जाए कि इस बार जो वेलोसिटी है वो नॉन जीरो हो। नॉन जीरो का मतलब है ये डायनेमिक स्टेट में आ चुका है। ठीक है, मूव कर रहा है, पर कैसे कर रहा है, मान लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना। उस समय क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, साथ साथ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, यानी ई और बी दोनों क्रिएट करेगा। ठीक है, बी क्या है, बी इज दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो ये अपना सेकंड केस हो गया। थर्ड केस देखिए, थर्ड जो केस है ना, वो डायनेमिक स्टेट का ही केस है। देखिए, डायनेमिक स्टेट का पहला केस था जिसमें क्या था, एक्सेलरेशन जीरो था। अब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए बताता हूं, ये भी डायनेमिक स्टेट का ही है केस। इस बार क्या हुआ है, v जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा है, यानी वेरिएबल हो गया है, चेंज हो रहा है लगातार v। ठीक है, उस केस में क्या होगा,
ए जो है यानी एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो रहेगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, साथ ही साथ ईएमडब्ल्यू भी जनरेट करेगा। ये ईएमडब्ल्यू क्या है, इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे पर बाद में, क्योंकि ये अभी का टॉपिक नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग से एक चैप्टर है आपकी बुक में, तो जब हम वो स्टडी करेंगे ना कि 3D वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, जो भी, तो ये सब हम उस लेक्चर में ले लेंगे। अभी बस इतना डिस्कस कर रहे हैं कि ये चार्ज होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का नोटेशन होता है या तो कैपिटल क्यू होता है या स्मॉल क्यू होता है, और बाकी मैंने चीज़ें बताई दी आपको कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर में प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही रहेगी, हर बॉडी पे रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, तो देखिए जो चार्ज को प्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो सबसे जो कॉमन मेथड है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आपकी बुक में 3 तरह के जो मेथड्स हैं वो मेंशन कर रखे हैं, मैं आपको एक 4th मेथड भी बताऊंगा। अच्छा, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो है फ्रिक्शन। अगर, और फ्रिक्शन किसके लिए, जो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए बात समझिए, मूवेबल नहीं होगा, वो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो उसका तरीका कौन सा है, फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन कैसे और क्या है ये, जब चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं फटाफट। देखिए सपोज कीजिए हमारे पास 2 बॉडी है, ठीक है, ये पहली है बॉडी और दूसरी बॉडी है, दोनों सेम टाइप की नहीं है, दोनों डिफरेंट है। मतलब अगर मान लो एक कांच का है तो दूसरा प्लास्टिक का है, मतलब ऐसे 2 डिफरेंट मैटर के हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों का जो है कह सकते हैं अपन कि जो इनका वर्क फंक्शन है वो डिफरेंट होगा। वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूं। किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, दो बंदे हैं, राम और श्याम, ठीक है। अब राम और श्याम से मुझे कोई काम करवाना है, पर वो मेरा काम या तो राम करेगा या श्याम करेगा। अब सवाल उठता है कि कौन करेगा, तो देखिए फ्री में कोई काम करता है क्या, नहीं, तो काम करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ फीस देनी पड़ेगी। ये जो फीस है मैं इसको वर्क फंक्शन बोल रहा हूं, काम करवाने के लिए जो मैं फीस दे रहा हूं, ठीक है, वो वर्क फंक्शन अभी मान लेते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि वर्क फंक्शन क्या होता है कि ये जो वर्क फंक्शन होता है वो एक मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक है, जो किसी बॉडी को चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए, ठीक है। अब ये जो राम है ना, मान लो राम तो कह रहा है कि मुझे कम से कम 100 रुपए दोगे तो मैं आपका काम कर दूंगा। श्याम क्या कहता है कि कम से कम 1000 रुपए दोगे तो मैं आपका काम करूंगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब ये जो 1000 और ये जो 100 है, ये वर्क फंक्शन हो गया दोनों के लिए। जैसे अगर मैं राम को 90 रुपए दूं तो वो तैयार ही नहीं हो रहा है, 80 रुपए दूं तैयार ही नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसे 100 रुपए दे दिए फिर राजी हो गया वो कि भाई ये तो आपको पे करना ही है, उसके बाद मैं आपका काम करूंगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब ये श्याम की बात करें तो इसको जब तक 1000 रुपए नहीं मिलेंगे या उससे ज्यादा, तब तक वो काम नहीं करेगा। समझ में आ रही बात। तो ये 2 जो बंदे हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया, ये क्या है, ये दोनों इनके वर्क फंक्शन हो गए। देखिए अब इसमें से वर्क फंक्शन किसका ज्यादा हुआ किसका कम हुआ, यानी फीस किसकी ज्यादा किसकी कम, तो देखिए श्याम की ज्यादा है, राम की कम है। श्याम को कितने चाहिए, 1000 रुपए, राम को कितने चाहिए, 100 रुपए। तो ठीक ऐसे ही 2 अगर डिफरेंट बॉडी लेते हैं, डिफरेंट मैटर की बनी हुई, तो उनका वर्क फंक्शन भी डिफरेंट होता है, ठीक है। किसी का हाई हो सकता है और किसी का लो हो सकता है, यानी किसी को कम एनर्जी दो तो भी उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और किसी को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर के उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। अब आप एक बात सोचकर मुझे बताइए, मुझे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, ठीक है, तो मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट कौन सा होगा, सबसे आसान कौन सा होगा, ऑब्वियसली वो होगा बॉडी जिसका जो वर्क फंक्शन है वो कम है, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो मेरे लिए सही नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होगा, देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अब कि फ्रॉम लोअर फंक्शन बॉडी टू लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब देखिए ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, तो उस पर स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। स्टैटिक चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं,
तो बता ही दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है या रिमूव होता है, या जो हम कह सकते हैं जो बॉडी जो कि डोनर है, क्या है, डोनर है, उस पर कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। क्लियर। और जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यानी जो एक्सेप्टर है, क्या है, एक्सेप्टर है, उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो ये दो चीजें आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं कि ये टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है। अच्छा, सवाल उठा कि ये आखिर पता कैसे चला पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, आपको पता होगा कि किसी भी मैटर की बात करें अगर, तो वो बना किससे होता है, एटम से। कोई भी मैटर किससे बना होता है, एटम से बना होता है। एटम में क्या होता है, देखिए, तो एक न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंड में, आउटर शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, पता है ना आपको। अच्छा, और न्यूक्लियस में क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। खैर, न्यूट्रॉन तो क्या एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो हम उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी जो डिस्कशन करेंगे वो केवल किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रोटॉन के बारे में करेंगे। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लिए, अच्छा ये भी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, इक्वल चार्ज होता है। ठीक है। और वो कितना होता है, तो वो भी मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूं। देखिए, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अभी ये क्या है मैं आपको बता दूंगा, बट अभी ये मान के चलिए। देखिए, कुलाम क्या है, कुलाम जो है ना यूनिट है। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट तो चाहिए होती है हमें। जैसे लेंथ को मेजर करना है तो मुझे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ तो बताना पड़ेगा, साथ में यूनिट तो बतानी पड़ेगी ना। तो वैसे ही चार्ज को भी जो मेजर करने की यूनिट है वो क्या है, कुलाम है। तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये याद कर लीजिए कि इतना चार्ज होता है किस पर, या तो इलेक्ट्रॉन पे होता है या प्रोटॉन पे होता है। अब सवाल उठता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पे देखिए नेगेटिव होगा, इसका सिंबल केवल हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और प्रोटॉन होगा तो इसका जो सिंबल हम वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं है। ठीक है। ये केवल क्या है, दीज आर टू डिफरेंट काइंड्स। ठीक है। ऐसे समझिए जैसे अच्छा और बुरा, तो अच्छा और बुरा किसी के माथे पे लेबल थोड़ी ना लिखा होता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। होता क्या है कि हम उसके बिहेवियर को देख करके पता लगाते हैं कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक वैसे ही हमने क्या किया है कि ऐसा मान लिया है, कुछ तरीके मान लिए हैं जिसकी वजह से हम ये मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। तो चलिए वो तरीका कौन सा है वो जान लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए प्रोटॉन पर और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर अगर सेम चार्ज अमाउंट का चार्ज है और दोनों इक्वल हो, यानी कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तब क्या होगा, उस केस में एटम पर जो चार्ज आएगा वो होगा टोटल नेट चार्ज, वो क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों हुआ भाई, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल आउट। अगर मान लीजिए 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर अगेन कैंसल आउट, यानी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हम कंसीडर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन पे से चार्ज खत्म हो गया या इलेक्ट्रॉन पे से चार्ज खत्म हो गया, नहीं, हमारा कंसिडरेशन ये है कि वो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है। अब सोचिए जरा कि अगर ऐसा हो जाए कि प्रोटॉन तो बढ़ जाए, यानी कि 2 प्रोटॉन हो जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो रहा है, प्लस का 2 और माइनस का 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस कंसीडर करते हैं ना चार्ज। तो चलिए +2 -1 तो कितना बचा, +1, यानी अब उस पर कैसा चार्ज आ गया, +1। एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने से क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए अब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो जाता, जैसे मान लीजिए 2 प्रोटॉन हैं और इस बार 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम। ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा कि देखिए क्या होगा, +2 और -3, तो क्या हुआ, -1। यानी जब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हो गया, उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। चीज समझ में आई। यानी अब हम जब डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए जरा, हम ये कह सकते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, यही पढ़ रहे थे, 2 तरह के, पहला पॉजिटिव और दूसरा कौन सा था, नेगेटिव, यही पढ़ा। अब देखिए पॉजिटिव की डेफिनेशन अभी क्या बना सकते हैं हम,
कि इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। यही तो कहा मैंने कि अगर क्या हो, इलेक्ट्रॉन तो कम हो, प्रोटॉन ज्यादा हो, यानी माइनस वाली चीजें कम है, प्लस वाली चीजें ज्यादा है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नेगेटिव चार्ज को हम कैसे, अगर डेफिनेशन बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन, है ना। यानी नेगेटिव चार्ज क्या हो गया कि ये क्या है, एक्सेस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में, उसी को हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव चार्ज। बट देखिए, इसको बताने का सिर्फ ये ही एक तरीका है। अगर आप और कुछ अगर डेफिनेशन सुनना चाहते हैं मेरे से, तो इसके अलावा कोई डेफिनेशन है भी नहीं। ये हम केवल कंपैरिजन में ही बता सकते हैं कि किस पर पॉजिटिव है और किस पर नेगेटिव है। क्लियर हो गई बातें यहां तक? ठीक है, तो यहां तक जब क्लियर हो गया, तब अपन देखते हैं कि जो ऐसा यूनिट्स हैं, तो ऐसा यूनिट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लीजिए। देखिए, ये जो दो तरह का जो है ना, ये टाइप के भी एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। वैसे तो डुफ्रे ने बताया था, ठीक है, लेकिन इसका नाम जो दिया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था 1750 में। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, नाम याद रख लीजिएगा, नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। एक नाम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। क्या नाम बताया मैंने, नाम क्या बताया, बताइए, बताया मैंने नाम, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, ये नाम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्लासिफिकेशन किया था चार्जेस का। ठीक है, वैसे ये कोई पूछा तो नहीं जाता है किसी एग्जाम में, लेकिन याद रखने में क्या प्रॉब्लम है, याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए, अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ चार्जेस की। यूनिट्स ऑफ चार्जेस तो कौन सी हैं, देखिए पहले ऐसा यूनिट, अब आपको पता होगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हम जिसको कहते हैं, यानी ऐसा यूनिट जो कि हर जगह वैलिड है। तो चार्ज के लिए जो हर जगह वैलिड यूनिट है वो कौन सी है, वो है कूलॉम। और कूलॉम कहाँ से, कूलॉम को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से आया, तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अपन ये जानते हैं कि करंट को, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। नहीं याद आ रहा तो एक बार वापस बता देता हूं। करंट की डेफिनेशन क्या थी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। और ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब देखिए, I को किसमें नापते हैं, यानी कि करंट को हम किसमें नापते हैं, एम्पियर में, चार्ज को किसमें नापते हैं आप, कूलॉम में, और टाइम को किसमें नापते हैं, सेकंड में। तो अगर मैं इस एम्पियर को दूसरी तरफ सेकंड को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं एम्पियर के साथ, तो क्या बनेगा, कूलॉम इज इक्वल्स टू एम्पियर इनटू सेकंड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है अपने को। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं CGS यूनिट की। देखिए, 3 तरह के जो है ना मेजरिंग सिस्टम आपने 11th क्लास में डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा, वो कौन से थे, चलिए मैं बता देता हूं। वो 3 तरह के सिस्टम थे, MKS, CGS और FPS। MKS का मतलब ये था कि जिसमें हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड लेके चलते थे। ठीक है, और फिर जब अपन CGS सिस्टम की बात करते थे, उसमें सेंटीमीटर हो जाता था, ग्राम हो जाता था और सेकंड हो जाता था। ठीक है, FPS में फुट, पाउंड और सेकंड हो जाता था। ये मतलब जो 3 बेसिक थे ना फिजिकल क्वांटिटीज, उनके बारे में, कोई मास, लेंथ और टाइम, तो ये उसके लिए था। तो ये सिस्टम आप हालांकि आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा 11th में, फिर भी एक बार बताना जरूरी है जिन्होंने 11th में सीरियसली स्टडी नहीं किया है उनके लिए। ठीक है, तो अभी आप ये ध्यान रखिए, CGS जो यूनिट है, CGS यूनिट क्या है, स्टेट कूलॉम है। ठीक है, जिसको हम ESU भी बोलते हैं। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या जिसको हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 कूलॉम जो है वो किसके बराबर होता है, 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलॉम के बराबर होता है। तो ये रिलेशन भी ध्यान होना चाहिए, कूलॉम और स्टेट कूलॉम में क्या रिलेशन होता है। तो 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलॉम। ओके, अच्छा, अब मुझे अगर 1 स्टेट कूलॉम की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे नंबर को यानी कि 3 इंटू 10⁹ को मैं क्या करूंगा, डिवाइड में डालूंगा। तो देखिए क्या आएगा, 1 स्टेट कूलॉम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन द होल नंबर दिस, है ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जब 10⁹ डिवाइड में है, ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, 10⁻⁹ ये देखिए। और 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 0.333 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया। अब ये पॉइंट को पीछे यानी कि इस डेसिमल को पीछे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अपन जानते हैं -1 कर देंगे। अगर 2 डिजिट पीछे लेते तो -2 कर देते। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 1 डिजिट पीछे ले रहे हैं हम,
तो देखिए जैसे ही ये मैंने इस पॉइंट को यहां ट्रांसफर किया तो -1 कर दिया, तो -9 एंड -1 मिलकर क्या हो गया, -10। तो देखिए ये क्या बन गया, 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो ये भी याद रखना है कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट इज फ्रैंकलिन, ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पूछा भी जाता है काफी बार। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अपना आंसर क्या होगा, फ्रैंकलिन। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो दैट इज फैराडे, नॉट फेरेड, फैराडे। देखिए दोनों में डिफरेंस है, फैराडे जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज का है और फैरड जो है, फैरड ये है कैपेसिटेंस का। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है, वो आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, 12th में आपका सेकंड चैप्टर है। अभी आप ये जानिए फैराडे क्या होता है। तो फैराडे जो है 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96,500 कूलम के इक्वल होता है। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, देखिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। मतलब जो भी चार्ज की हम, चार्ज तो हमने समझ लिया क्या होता है, लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी जब हम चार्ज की बात करेंगे तो उसको डिनोट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है क्या, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये फर्स्ट हो गया अपना पॉइंट। सेकंड पॉइंट, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम, है ना, इसी को हम सेकंड प्रॉपर्टी मान सकते हैं, ये चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अच्छा, चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होता है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। द चार्जेस या और द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा, कहां से मूव करेगा, देखिए लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ मूव करेगा। यानी नेगेटिव चार्ज कहां मूव कर रहा है, लोअर वर्क फंक्शन बॉडी से हायर वर्क फंक्शन बॉडी पर। नेगेटिव मैंने चार्ज क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अच्छा, हायर से लोअर कौन चलेगा, उल्टा अगर देखें तो देखिए हायर से लोअर चलेंगे पॉजिटिव चार्जेस। समझ में आ गई बात। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जिस तरफ नेगेटिव चार्ज मूव करता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, या हम उसको कह सकते हैं कि करंट मूव कर रहा है। तो करंट मूव कहां कर रहा है भाई, जब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तब क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, करंट, है ना। मतलब मोशन को नहीं कहते हैं एक्चुअल में, तो वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, कि भाई 1 सेकंड में कितना ट्रांसफर हुआ, उसको करंट बोलते हैं। लेकिन बेसिकली अगर मोटे तौर पे अपन समझें तो ये कह सकते हैं ना कि करंट की डायरेक्शन वो होती है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। तो याद रखना क्या है कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज जिस तरफ मूव करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे। ठीक है, यानी पॉजिटिव कहां से मूव करेगा, हायर टू लोअर वर्क फंक्शन। ठीक है, नेगेटिव किधर मूव करेगा, लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। तो क्लियर हो गया होगा यहां तक आई थिंक। अब देखिए बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब यह है कि भाई अगर चार्ज है तो मास होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स यानी इसका उल्टा वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी मैटर का मास है तो उसमें चार्ज भी होगा, नहीं भाई, हर मैटर का मास तो होता ही है, फिक्स है, लेकिन उस पर चार्ज भी हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर हो गई बात, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टी, वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो अब मैंने लिखा है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब देखिए, क्वांटा का मतलब ऐसे पैकेट होता है, या हम लंप्स कह सकते हैं। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है ना, वो कुछ डिस्क्रीट लंप्स में या बंडल्स में या कह दो पैकेट्स के फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। क्या कह रहा हूं वापस सुनिए। देखिए चार्ज हम कह रहे हैं कि ट्रांसफरेबल है, ठीक है, वो मूव करता है, तो कैसे मूव करेगा, वो कुछ पैकेट्स के फॉर्म में मूव करेगा।
जिसको हम क्वांटा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्वांटा। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं? क्वांटाइजेशन। क्लियर हो गई बात? नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वन ई, चाहे वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। देखिए जिस बॉडी पर से लूज होगा, यानी जिस बॉडी में से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, उस पर तो +1 ई आएगा, जिस पर जा रहा है उस पर -1 ई। ठीक है, ठीक, आगे बात समझ में। इसी तरीके से मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो +2 ई, जिसमें से निकलेगा, जिस पर जाएगा उस पर -2 ई। ठीक इसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो +3 ई एंड -3 ई। क्लियर हो गई ना बात? तो हो क्या रहा है कि जो चार्ज अमाउंट, जो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज का अमाउंट आ रहा है वो क्या हो रहा है, ये जो ई है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसका देखो मल्टीपल ट्रांसफर हो रहा है। देखिए या तो उसका 1 टाइम्स या उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स। क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि एक किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज आया वो 3.5 ई है ऐसे आ जाए? तो देखिए पॉइंटों वाला सिस्टम नहीं रहेगा। कभी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या करेंगे, किसी भी बॉडी पर जब एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, वो n टाइम्स ऑफ ई होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो है उसका n टाइम्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का n टाइम्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। देखिए Q का फॉर्मूला आ गया, Q इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ E। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n is the number of transferred electrons and E is the amount of charge on an electron and that is 1.6 into 10 to the power minus of 19 coulomb। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या हुआ? देखिए बचा हुआ रहना या संरक्षित रहना, ऐसा कुछ इसका मीनिंग होता है। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम में ही हो सकता है ऐसा पॉसिबल, और किसी सिस्टम में नहीं होगा। देखिए आइसोलेटेड को हिंदी में बोलते हैं विलगित निकाय, निकाय मतलब सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो कि आइसोलेटेड है या विलगित है। अगर नहीं समझ में आ रहा था यूं समझिए, मारवाड़ी में कहते हैं न्यात बारे, यानी जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं हो, ऐसा सिस्टम जिसका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है आउटर सराउंडिंग से, किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे हैं। क्लियर? तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा, उस पर चार्ज अपने आप चेंज नहीं होगा। जब इंटरेक्शन ही नहीं है, लेन देन ही नहीं है, तो चार्ज कैसे चेंज होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इनवेरिएंट नेचर। इनवेरिएंट नेचर देखिए, इसका मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निश्चरता, यानी जो चीज बदले नहीं। बदले नहीं कैसे? इनवेरिएंट का मतलब जैसे मान लीजिए कि उसको आप चाहे रेस्ट में रखें या डायनेमिक स्टेट में ले जाएं, तब भी अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम में है तो क्या होगा? उस केस में उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? यानी जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, कंसिडर कर लीजिए, जैसे मान लीजिए एक पेन है, इस पेन पर 5 कूलम चार्ज है और अभी ये रेस्ट में है। ठीक है, अब मैंने इसको मूव करवाना शुरू कर दिया तो इस पर क्या चार्ज चेंज हो जाएगा अपने आप? नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं? इनवेरिएंट नेचर बोल रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यानी अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है तो चलिए समझते हैं। देखिए सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है? हमेशा होगा रिपल्शन। ठीक है, और डिसिमिलर चार्जेस या अपन कह सकते हैं अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो क्या कह सकते हैं? लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक तो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहां लाइक का मतलब क्या है? लाइक का मतलब है सिमिलर, या है ना, या सेम कह सकते हैं, सेम नेचर का चार्ज, यानी दोनों प्लस प्लस वाले हों या दोनों माइनस माइनस वाले हों तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ठीक है, अगर अपन बात करें डिसिमिलरिटी की, यानी कि जैसे एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा उस केस में? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, क्लियर। अब अपन बात करते हैं एडिटिविटी की, जो इसकी 8th प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। वो क्या कहती है एडिटिविटी? देखिए एडिटिविटी क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि मुझे किसी भी सिस्टम का, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज निकालना, यानी एक ये सिस्टम है, ठीक है, इसमें देखिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर +2e चार्ज है, इस पॉइंट पर -3e चार्ज है, और यहां पर +5e चार्ज है। तो मुझे अगर ये जानना है कि इस पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका अलजेब्रिक सम ले लूंगा। सवाल उठता है अलजेब्रिक सम क्यों ले रहे हैं? तो देखिए अपन ये जानते हैं चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसका अलजेब्रिक सम ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता कि चार्ज अगर वेक्टर क्वांटिटी होती, उस केस में क्या करते हैं? उस समय अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते हैं, उस समय क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो नेट निकालने के लिए उसका वेक्टर सम करते हैं, अलजेब्रिक सम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तब उसका अलजेब्रिक सम किया जाता है। तो यहां चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए अलजेब्रिक सम कर लेते हैं। देखिए +2e -3 +5e, ठीक है। 5 और 2 7 हो गए, क्यों? सेम वाले ऐड होते हैं, अपोजिट वाला सब्ट्रैक्ट होता है। तो देखिए +2 और +5 मिलके +7, और ये -3 +7 एंड -3 कितना हो गया, +4e, ठीक है। तो +4e इस पर नेट चार्ज आ गया। समझ में आया? ये देखिए 5 और 2 7 -3 7 -3 4 ही बचता है, ये इसका नेट चार्ज हो गया। आ गई बात समझ में? इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिविटी। यानी एडिटिविटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि द नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सिंपल algebraic sum of all the charges present in that isolated system। क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं फील्ड्स। ये इसकी 9th प्रॉपर्टी है कि क्या कहता है कि ये जो चार्ज है ना, ये कौन कौन से फील्ड जनरेट करता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट करता है? जब वो रेस्ट पोजीशन में हो, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। कब करता है? जब वो डायनेमिक स्टेट में हो। डायनेमिक स्टेट का मतलब जब वो मोशन में हो। तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस और स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। यानी ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस या ऐसे चार्जेस जो रेस्ट में है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप, और देन उसके बाद हम कूलॉम्स लॉ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। सीखने के लिए हमारे साथ